तो औसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ा गजब का उथल पुथल देखने को मिला और 2027 में चुनाव भी है, तो ऐसे हाल में ये उथल पुथल बड़े मायने रखते हैं। और इधर मिडिल ईस्ट में भी बड़ा उथल पुथल रहा। जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वो इस समय ईरान की टेरिटरी में पहुंच चुका है। साथ ही यूके ने अपने टाइफून फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है और अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया मीटिंग भी चल रही। तो ऐसे हाल में ये कयास लगाया जा रहा है कि ईरान के ऊपर हमला होगा। अब ईरान के ऊपर हमला होगा तो उसमें भारत को भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि भारत का चाबहार पोर्ट वहाँ पे फंसा है। रशिया भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है, इधर इजराइल होगा, अमेरिका होगा, यूके होगा। तो कहीं ना कहीं फिर से डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के खिलाफ तो ईरान पहले से उतरा था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी इस बार ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो मिसाइलें हैं तैयार हैं और हमने हाल फिलहाल में ICBM की भी टेस्टिंग की है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक दागने के लिए जो मिसाइल होती है उसकी टेस्टिंग की है। तो ऐसे हाल में अगर हमारे आसपास कोई खतरा मंडराता है तो ऐसा नहीं कि वो हम पे हमला करें तो हम जवाब देंगे, हो सकता है हम पहले भी हमला कर दें। इधर अमेरिका और इजराइल का प्लान है कि अगर ईरान पलटवार करने का मौका पाता है तो अमेरिका तो नुकसान नहीं झेलेगा, लेकिन आसपास के जो अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे सऊदी हो गया, कतर में जो इनका एयरबेस है वो हो गया, इराक में इनका एयरबेस है वो हो गया, साइप्रस में है, दुबई में है, सऊदी अरब में भी है, साथ ही इजराइल तो इनका एक गढ़ है और नुकसान होगा। तो ऐसे हाल में अमेरिका और इजराइल का प्लान ये है कि हमला इस बार ऐसा करना है कि ईरान पलटवार करने का मौका ना पाए, क्योंकि पलटवार करने का मौका पाएगा तो नुकसान कर देगा। तो ऐसे हाल में टेंशन बढ़ी हुई है। सेम चीज़ हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। इस समय शंकराचार्य का मामला बड़े तूल पे है। शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ माघ मेले के दौरान, उसको लेके जो विपक्षी पार्टियां हैं काफ़ी हमलावर हैं। इसी बीच एक वीडियो फिर निकल के सामने आया मथुरा के अंदर से कि वहाँ पे भी जो पुजारी हैं उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई। तो इस समय बड़ा अजीबोगरीब हाल है और वही सब कवर करने में थोड़ा सा व्यस्त भी हूँ। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा और हर आदमी के पहलू को आपको डिटेल में समझाऊंगा। हर आदमी आपको हीरो लगेगा, हर आदमी आपको विलन लगेगा। आप जिस नज़र से देखें उस नज़र से एक आदमी आपकी पूरी कहानी में फिट बैठ जाएगा। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है मुरादाबाद, बड़ी मशहूर है, वहाँ की बिरयानी बड़ी मशहूर है। और इसी मुरादाबाद में एक थाना लगता है, पाकवाड़ा थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव है उमरी सब्जीपुर। गांव में हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन, कहीं हिंदू का घर है, कहीं मुस्लिम का घर है। और ऐसे ही दो पड़ोसी रहा करते थे, एक मोहम्मद हनीफ, एक गणपत सैनी। दोनों के घर के बीच 1-2 कदम की दूरी, ठीक ठाक पड़ोसी थे दोनों के बीच ठीक ठाक व्यवहार था। इधर जो गणपत सैनी था उसके परिवार में उसका बेटा सतीश, राजाराम और एक और बेटा, साथ ही एक बिटिया जिसका नाम काजल, बहुएं और तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। उधर जो मोहम्मद हनीफ था उसके परिवार में 5 बेटे, 4 बेटियां और पत्नी, बहू, ये तमाम लोग भी ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान 18 जनवरी साल 2026, यानी आज से मुश्किल से 1 हफ्ते पहले की बात है, अचानक से मोहम्मद हनीफ का एक बेटा था जिसका नाम था अरमान। वो अपने घर से रात के 9:30 बजे खाना खा के निकलता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ बस 4-6 कदम चल के अपने दोस्तों के पास कुछ देर रुक के आ रहा हूँ। अब इतना कहता है, कहने के बाद निकल जाता है। बड़े अरसे बाद वो सऊदी अरब और दुबई से लौट के भी आया था। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। उसके बाद वो निकल गया। निकलने के बाद अब इधर रात होने लगी, वो आया नहीं। माँ थोड़ी सी परेशान हुई, उसने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब बड़ी चिंता हुई। माँ ने पिता को बताया कि आज तो वो बाहर गया, अभी तक आया नहीं। पिता बड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा कि देखो आया नहीं कि घूमना फिरना चालू, अय्यासियाँ चालू। ये हुआ कि आने दो, सुबह उसको बताता हूँ। अब सुबह हो गई। अब जब सुबह हुई और फ़ोन लगातार स्विच ऑफ और वो आया नहीं, तो जो नाराज़गी थी अब धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी कि भाई आखिर वो गया कहाँ। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू परिवार वालों ने की
अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा कि क्या अरमान को किसी ने देखा, पता चला नहीं। इसके बाद अरमान के दोस्तों से पूछा कि अरमान क्या तुम्हारे पास आया था? दोस्तों ने भी यही जवाब दिया, नहीं। अब परिवार बड़ा परेशान कि आखिर अरमान गया कहाँ। जब अरमान का कुछ अता पता नहीं चला, पूरा दिन बीत गया और अरमान को गायब हुए कायदे से 24 घंटे जब हो गए, तब पिता भाग के थाने जाता और जाने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देता है और कहता है कि साहब मेरा जो बेटा है वो गायब है। अब एक 24-25 साल का लड़का अपने घर से यूं गायब, पुलिस वालों को लगा कि गया होगा कहीं घूमने फिरने, क्या इस मामले को इतनी गंभीरता से लेना। पिता के कहने पे पुलिस वालों ने थोड़ा सा लिखा पढ़ी की, उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया। पिता घर आ गया। इसी बीच एक और चीज पता चली। दरअसल पड़ोस में जो गणपत सैनी रहा करते थे, उनकी जो बेटी काजल थी वो भी नहीं दिख रही थी पिछले एक दिन से। अब अरमान भी गायब और काजल भी गायब, और चूंकि दोनों रिलेशन में भी थे एक टाइम पे, इस वजह से अब गणपत सैनी विभाग के थाने पहुंचा और उसने कंप्लेन दर्ज करवाई। और कंप्लेन करते हुए उसने बताया कि साहब मेरी जो बेटी काजल है वो गायब है और मेरी बेटी को शायद जो अरमान है वो भगा के लेके चला गया। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तब उनको लग गया कि अरमान काजल को लेके भाग गया और अरमान का पिता देखो कैसे नाटक कर रहा है, कंप्लेन दर्ज करवा रहा अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद अरमान के पिता को बुलाया गया, उनको डांटा फटकारा गया, कहा गया कि जल्द से जल्द अपने बेटे को लेके आ जाओ, नहीं तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बेटे ने गलत किया है, घर की लड़की भगा ली, उसकी इज्जत खराब हो गई। अब ये तमाम बातें अरमान के पिता मोहम्मद हनीफ से बोली जाने लगी। अब हनीफ बड़ा परेशान कि तो मेरा बेटा गायब है, ऊपर से यह लांछन भी लग रहा। पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि साहब ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा जो बेटा है वो बड़ा अच्छा है, ऐसा काम नहीं कर सकता, और एक तो मेरा बेटा गायब है, आप पहले उसे खोज दीजिए, फिर जो चीज़ें होंगी देखा जाएगा। लेकिन पुलिस ने उसकी कुछ सुनी नहीं। इसी दौरान जब मोहम्मद हनीफ को लगा कि भैया मेरी कोई सुनवाई नहीं है, तो भाग के एसएसपी साहब के पास चला गया और उनको पूरी बात बताई और कहा कि साहब एक तो मेरा बेटा गायब है, ऊपर से ऐसे आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं। अब ये बात जब एसएसपी साहब ने सुनी तब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और थाने में फ़ोन किया। फ़ोन करके कहा कि बात चाहे जो हो, जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके से करो। अब एसएसपी साहब का आदेश हुआ तो पुलिस वालों ने भी अपने हाथ पांव खोले, जांच पड़ताल शुरू की। अच्छा, इधर जांच पड़ताल पुलिस वाले कर ही रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग, वहीं पे एक मंदिर है थोड़ी दूर 2 किलोमीटर पे, नीम करौली बाबा का, जो उत्तराखंड में है। नीम करौली बाबा के मंदिर के पास एक नदी है जिसका नाम है गागन नदी, और इसी नदी के पास कुछ मिट्टी उथली पुथली थी। अब उथली पुथली थी तो आसपास के जो लोग हुए उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें कहा चलो भाई खोद के देखते हैं अंदर क्या है। उन्होंने खोदा। जब खोदा तो देखा कि अंदर 2 लाशें पड़ी हैं, एक लाश एक लड़के की और एक लाश एक लड़की की। फौरन पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस वहाँ भागी भागी पहुँची। अब 4-6 घंटे पहले एक मिसिंग कंप्लेन, उसमें भी एक लड़के लड़की के जिक्र, और इधर 2 लाशें, वो भी एक लड़का लड़की की। तस्वीरें मैच कराई, पता चला ये लाश किसी और की नहीं, अरमान और काजल की ही है। उसके बाद बॉडी को पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया, दोनों परिवार को इत्तला किया। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जब करवाया तो पता चला कि दोनों की बड़ी बेरहमी से पिटाई हुई है। सर की सारी हड्डियां टूट गई थी और किसी धारदार हथियार से इनको काट काट के मारा गया था। यानी जिसने भी मारा था बड़ी बेरहमी और बड़ी निर्दयता से मारा था। अब ये बात जब पुलिस वाले देखते हैं तब तो उनके पांव तले जमीन खिस गई कि जिस चीज़ को हम बड़े हल्के में ले रहे थे, यहाँ तो मामला वो इतना आगे बढ़ गया। अब पूरे गांव में भी हड़कंप कि दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया। अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल कायदे से शुरू की, दोनों परिवारों को उठाया, दोनों परिवारों से पूछताछ। तो जो मोहम्मद हनीफ का परिवार था उसने तो सारी चीज़ें सही सही बताई, लेकिन इधर गणपत सैनी का जो परिवार था, उस परिवार में 3 भाई बेटे थे, राजा राम, साथी सतीश और एक और। तीनों बेटे अलग अलग बयान दे रहे थे। अब यही चीज़ पुलिस वालों को खटक गई। उन्होंने इन तीनों से पूछताछ शुरू की।
और जब तबीयत से पूछताछ की तब इन तीनों ने वो कहानी बताई जिस कहानी के बाद पूरा गांव आज सदमे में है। पूरे गांव में पीएससी तैनात है और यहीं से कहानी पहुंच गई 2-3 साल पहले। दरअसल काजल और अरमान दोनों पड़ोसी थे, बचपन साथ में बीता। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव था नहीं। अक्सर वो उसके घर जाता, वो उसके घर जाती। ये चीज़ें लगातार चलती रही। बचपन में साथ में पढ़ना वढ़ना भी हुआ। काजल तो पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन अरमान के घर में पढ़ाई वढ़ाई का माहौल था नहीं। तो थोड़े टाइम वो 12th तक पढ़ता है, उसके बाद मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन इसी दौरान जब दोनों धीरे धीरे बड़े हुए तो दोनों का प्यार भी कहते हैं कि जवान हुआ। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मौका देख के एक दूसरे को दोनों ने प्रपोज किया। अब पूरी दुनिया की नज़र में एक तरह से भाई बहन जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों का परवान जब चढ़ा तो गांव में भी इसके बारे में चर्चाएं होने लगी कि गणपत सैनी की जो बेटी है वो मोहम्मद हनीफ के बेटे से प्यार करती है, बातें बातें करती, मिलती उलती है। अब गांव वालों ने इस चीज़ को बड़ा निगेटिव वे में लिया। दोनों परिवारों को बुलाया, समझाया। गणपत सैनी ने आरोप लगाया कि हनीफ जो है उसके बेटे ने मेरी बेटी को फंसा रखा है। उसके बाद दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई और पंचायत में फैसला किया गया कि दोनों अपने अपने बच्चों को संभालें। दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, फालतू टेंशन बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम विवाह पॉसिबल नहीं है। दोनों ही परिवार ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उसके बाद अपने बच्चों को समझाया, डांटा, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने कह तो दिया कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन चोरी छुपे बातचीत करते रहे। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा तो मौका देख के फिर मिलना जुलना चालू। और इसी बीच किसी गांव वाले ने फिर देख लिया। अब गांव वाले ने जब देख लिया तो देखने के बाद फिर से जो बेटा सतीश था उसको फ़ोन गया कि तुम्हारी बहन आज फिर अरमान के साथ देखी गई है। सतीश अपने दोनों भाइयों को बताता है। दोनों भाई फिर से मारपीट करते हैं, समझाते हैं, फ़ोन उन छीन लेते हैं। इसके बाद हनीफ के घर भी ये बात गई। पंचायत फिर से बैठी और फैसला ये किया गया कि जितना जल्दी हो सके काजल की शादी कहीं करवा दी जाए। साथ ही जो अरमान है उसको गांव से बाहर भेज दिया जाए। गांव का ऐसा दबाव था कि हनीफ भी परेशान। उसने भी कहा कि ये लड़का यहाँ रहेगा तो इज्जत की ज़िंदगी जीनी नहीं देगा। तो उन्होंने अपने बेटे को दुबई भेज दिया। अब दुबई में वो एक टाइल की कंपनी में काम करने लगा। लेकिन अरमान चाहे जहाँ रहता, चाहे जहाँ काम करता, दिमाग में बस एक ही ख्याल कि मुझे काजल से मिलना है। साल 6 महीने उसने काम किया, लेकिन मन वहाँ लगा नहीं। बातचीत धीरे धीरे करता रहा। इधर काजल भी अपने किसी सहेली से, किसी दोस्त के फ़ोन से बात करने लगी। और फिर मौका देख के वापस भाग आया। अरमान भाग आया, लेकिन गांव की नज़र में अभी तक यही था कि भाई दोनों बात अब नहीं करते हैं। लेकिन 18 तारीख को दोनों ने फिर से मिलने का फैसला किया। और इस बार मिलने की जो जगह थी वो कोई और नहीं, काजल का घर था। रात को अरमान खाना खाता है, काजल भी अपने घर वालों को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद सो जाती है। जब पूरा परिवार सो जाता है तो फिर उठती है, फ़ोन करती है, अरमान को कहती है कि आओ। अरमान पहुंचता है, कमरे में दोनों मिलते हैं। लंबे दिन के बाद जब मिलना हुआ तो एक दूसरे को रोक नहीं पाए। उसके बाद इंटीमेट होने लगे। और इसी दौरान कहते हैं कि काजल की जो भाभी थी वो कुछ आहट सुनती है। सुनने के बाद उठती है। उठने के बाद देखती है तो दोनों अश्लील हरकतें कर रहे हैं। फ़ौरन अपने पति को बुलाती है। पति कुछ नहीं कहता, चुपचाप आता है और घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। उसके बाद दोनों भाइयों को फ़ोन जाता है, यानी सतीश को और एक दूसरा भाई जो था उसको। दूसरे भाई को जब फ़ोन गया, दोनों लोग आए। आने के बाद कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अरमान और काजल। इसके बाद लाठी उठाई गई। लाठी से अरमान को पीटना चालू किया गया। काजल बीच बचाव करने लगी। उसने कहा कि मत मारिए, मैंने बुलाया था। काजल को एक दिशा में झटका गया। उसके बाद अरमान को और मारा गया, लेकिन बार बार काजल आगे आने लगी। गुस्से में उसने धमकी भी दी, कहा कि अगर मारोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। अब यही बात तीनों भाइयों को खल गई कि हमारी बहन अपने बॉयफ्रेंड की भाषा कैसे बोल रही है। उन्होंने काजल को भी मारना शुरू किया। ये 3 वो 2, इनके हाथ में हथियार, वो निहत्थे डरे हुए। 3-4 लाठियों में ही दोनों निढाल हो गए। उसके बाद भी इनका गुस्सा थमा नहीं। फावड़ा उठाते हैं। फावड़ा उठाने के बाद दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। गले पे, सीने पे, पेट पे। दोनों मर जाते हैं। इसके बाद बोरी लाई जाती है कि लाश का क्या करें।
बोरी में दोनों की लाशों को ठूसा जाता है। फिर जो बेडशीट थी उसको उठाया जाता है, पोटली बनाई जाती है, लाशों को बाइक पे लादा जाता है। उसके बाद चूंकि ठंडी का मौसम, गांव का हाल, लोग सोते ही रहते हैं। लाश लेके ये लोग निकलते हैं। उसके बाद जो नीम करौली बाबा का मंदिर है गागर नदी के पास, वहाँ पहुँचते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के लाश को दफन कर देते हैं। इसके बाद भी सतीश से रहा नहीं गया। सुबह फिर वो जाता है चेक करने कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। लेकिन इसी बीच जब इनको पता चला कि मोहम्मद हनीफ अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा रहा, तब इन्हें लगा कि अगर हम कंप्लेन नहीं दर्ज करवाएंगे तो शायद हमारा मामला हल्का हो जाए। इसके बाद इन्होंने भी अपने पिता से कहा कि जाइए कंप्लेन दर्ज करवाइए। उसके बाद पिता ने कंप्लेन दर्ज की। उसके बाद जांच पड़ताल हुई, तब पूरी बात यहाँ तक पहुँची। अब ये पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं। गांव में टेंशन का माहौल इस समय है। मतलब इस कहानी को आप जिस नज़रिए से देखें, भाई ने यहाँ तक कहा कि अगर हम अपनी बहन को नहीं मारते तो क्या पता अरमान के कहने पे हमारी बहन हमको जहर दे देती है। तो आप इस कहानी को चाहे जिस एंगल से देखें, अब उन दोनों ने प्यार किया और ऐसा नहीं था कि अरमान ने उस लड़की को फंसा के उसका केवल यूज किया। सीरियस था, शादी करना चाहता था, साथ रहने की कस्में खा रहा था। तो अरमान की भी आप गलती नहीं दे सकते। काजल जिससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया था, तो उसके बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, तो उसकी भी क्या गलती थी। और गांव और समाज का इतना दबाव होता है कि भाई अच्छे अच्छे इंसान समाज के दबाव में आके ही सब कुछ करते हैं। नहीं तो आप सोच के देखिए कि एक लड़की की शादी तो 1-2 लाख भी ना लगे, मंदिर में हो जाए, लेकिन समाज को दिखाना, इस वजह से लोग खर्चा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया लाइटें लगवाते हैं। क्यों? ताकि समाज मेंटेन रहे। तो समाज और पंचायत लगातार जब गांव पे दबाव बना रही थी, गांव वाले फिर इन दोनों पे दबाव बना रहे थे, परिवार पे, फिर दोनों क्या करते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि हमारी सोच की भेंट एक लड़का और एक लड़की चढ़ गए, जिनको अलग करने की कस्में इन्होंने खाई थी। फाइनली एक ही गड्ढे में इन्होंने उनको दफन भी किया था। दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ के चले गए और शायद जिस दुनिया में होंगे वो उनको वहाँ रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अपने आप में बड़ी अफसोसनाक ये कहानी थी। और जो मैंने शुरू में कहा कि आप जिस एंगल से देखेंगे, हर एंगल से हर आदमी हीरो भी लगेगा, विलन भी लगेगा। तो कोई इसको लब जिहाद के एंगल से देखेगा तो अरमान की गलती थी, काजल की गलती थी। कोई कानून की नज़र से देखेगा तो फिर इन तीनों की गलती थी। कोई इंसानियत की नज़र से देखेगा तो सबकी गलती है कि अगर ये दोनों जानते थे कि ऐसा है तो शुरुआत में दूरी बना लेनी थी। और अगर बच्चे दूरी नहीं बना रहे थे तो इस हिसाब से कत्ल भी नहीं करना था, आगे कुछ और सोचना था। खैर, आपकी क्या राय है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।